एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आर्यभट्ट IAS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपनी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और हमेशा की तरह अगर कोई एस्पिरेंट नया जुड़ा है तो अपनी पॉलिटी की प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। और मैंने वहां पर ब्रीफली पॉलिटी का सेक्शन शुरू किया हुआ है। वहां पर आपको यूपीएससी के लिए स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड सिलेबस और सिलेबस के साथ में जो जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मैंने वहां तक ब्रीफली आपको बताया। मैंने वहां पर अपनी सीरीज चल रही थी उसी में फंडामेंटल राइट्स को लेकर, और मैंने आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक विशिष्ट समानता का अधिकार, और जैसा कि अपनी अगली सीरीज विशिष्ट स्वतंत्रता के अधिकार राइट टू फ्रीडम को लेकर चल रही थी और उसकी बेसिक क्लास और आर्टिकल 19 के जो 6 अधिकार और उसके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगती है, उसके ऊपर जो तार्किक प्रतिबंध लगता है, कौन लगाता है, क्या तरीका होता है, कौन चेक करता है, संसदीय विधि कैसी होती है, कोई भी विधि क्यों बनती है, इन सब के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था। और मैंने आपको एक अलग से केस स्टडी के लिए 2 केस लिए थे, जिसके अंदर एक तो डिफर्मेशन था और एक राष्ट्रद्रोह था, जिसके अंदर एक मानहानि की मानहानि भारतीय संविधान में विशिष्ट स्वतंत्रता की जड़ों को मतलब कमजोर करती है, या फिर राष्ट्रद्रोह, क्या राष्ट्रद्रोह के नाम के ऊपर अभिव्यक्ति व वाक की स्वतंत्रता जो किसी भी व्यक्ति या नागरिक दोनों को, जो सिर्फ किसी नागरिक को मिली हुई है, क्या उसके ऊपर कोई तार्किक प्रतिबंध लगता है? क्या राष्ट्रद्रोह के आधार पर लगता है? क्या राष्ट्रद्रोह के आधार पर लगाना सही है? क्या सरकार उसका दमन नहीं कर सकती जो कि राष्ट्रद्रोह के नाम, अगर वो कोई भी व्यक्ति वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अगर किसी सरकार के खिलाफ बोलता है तो क्या उसके ऊपर वर्तमान केंद्रित सरकार जो भी है, किसी भी राजनीतिक दल या फिर कोई बहुमत वाली सरकार, उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगाकर उसे जेल में बंद कर सकती है क्या? तो क्या राष्ट्रद्रोह होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली 2 केसेस दिए थे। अब जैसा कि हम आर्टिकल 20 के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 20 के अंदर क्या है। मान लो कि कोई भी अपराधी है, जिसने कोई अपराध कर दिया, मान लिया, ठीक। अब देखो वहां से 2 चीज है, एक तो अपराधी, एक दोषी। दोषी का सिंपल सा मतलब है अभियुक्त या दोषी, जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है वही दोषी है। अपराध तो हम किसी पर लगा सकते हैं, तो अपराधी और दोषी के बीच में 2 अंतर है, ठीक। तो कोई भी दोषी या फिर कोई भी अभियुक्त या फिर कोई भी अक्यूज्ड व्यक्ति जो कि एससी द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंडित है, जो कि यहाँ पे प्रिजन में है, जेल में है, तो उसके पास ऐसे कौन से अधिकार है जो उसे भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त होते हैं और जिनके जरिए उसको क्या संरक्षण प्राप्त होता है, वह आर्टिकल 20 बताता है। दोस्तों देखो इसके 3 नाम, अपराध के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण, यानी कि अगर उसने कोई अपराध किया है और उसके ऊपर वो दोष सिद्ध हो गया है, तो क्या राज्य उसको दोहरा दंड दे सकता है, 1 से ज्यादा, या फिर उसने अपराध किया वो 2 साल पहले किया है और अब बनाकर उसको ऊपर कानून और अब उसको जेल में डाल दिया, क्या ऐसे कर सकता है? या फिर कोई व्यक्ति है, क्या वो स्वयं के खिलाफ गवाही दे सकता है? या फिर क्या उसको किसी भी भारी दबाव में डालकर उसको गवाही के लिए बाध्य किया जा सकता है? विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं हमारे माइंड में, तो यही इन सभी के बारे में हमारे संविधान का यह अनुच्छेद नंबर 20 हमें बताता है। यह हमें क्या बताता है? यह कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि अगर किसी पर दोष सिद्धि हो जाती है कि वह अपराधी है, वह एक्यूज्ड है, वह अभियुक्त है, तो उसके संबंध में उसके पास संरक्षण क्या क्या है, वह क्या कर सकता है। दूसरा, जेल में बंद या अभियोजित या फिर दोषी या अपराधी के लिए अधिकार क्या होंगे, मूलभूत अधिकार, ठीक है दोस्तों। या फिर एससी द्वारा दंडित व्यक्तियों का संरक्षण किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो यह अनुच्छेद क्या बताता है, यह अनुच्छेद किसी भी अभियुक्त या फिर दोषी करार व्यक्ति को, अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, व्यक्ति या नागरिक, देखो 2 चीज होती है, एक होता है व्यक्ति, एक होता है नागरिक। कुछ अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 14 व्यक्तियों को मिलता है, भारतीय नागरिकों को भी मिलता है, या फिर जो अन्य मूल के व्यक्ति जो भारत के अंदर आकर बस गए, जैसे कि पश्चिमी डायस्पोरा के व्यक्ति यहाँ पर आकर बस गए, या फिर नीचे के साउथ एशिया डायस्पोरा या फिर चाइना के डायस्पोरा का यहाँ पर आकर कोई बस गए, उसके पास भी आर्टिकल 14 लागू होता है, उसके पास भी। लेकिन आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग,
रेस कास्ट इन सब के ऊपर क्या भेदभाव नहीं करेगा। किसके अंदर शैक्षणिक योग्यताओं के अंदर या फिर कोई भी कार्य के अंदर। लोक प्रयोजन में आर्टिकल 16 बात करता है, आर्टिकल 17 छुआछूत के अंत की बात करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों का करता है। ये सभी अधिकार उसके ऊपर लागू नहीं होते, सिर्फ आर्टिकल 14 लागू होगा। उसी तरह आर्टिकल 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर जो 6 विशिष्ट अधिकार दिए गए वो भी सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जिन्होंने CAA मतलब नागरिकता पंजीकरण अधिनियम 1955 जो कि अमेंडेड हुआ था 2019 के अंदर, जो अभी भी मतलब राज्यसभा में पारित होना है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, उसके तहत जिसने भारत की नागरिकता ली हुई है उसी को अधिकार यह है। मतलब आर्टिकल 15, 16, 17, 18 और 19 मिलता है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ 20 की और 21 की। आर्टिकल 20 बात करता है दोषी सिद्धि के संबंध में शर्त। अगर कोई व्यक्ति है, मान लो वैसे तो ये देखो शत्रु देश के ऊपर लागू नहीं होता, शत्रु देश का अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी पाया जाता है उसके ऊपर यह अधिकार लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई विदेशी जो भारत के अंदर पर्यटन वगैरह या फिर कोई भी अन्य कार्य के लिए या व्यापारिक उद्देश्य से भारत के अंदर आए हैं तो उसके ऊपर यह अधिकार लागू होता है। वह इन सब अधिकारों के जरिए बता सकता है कि उसके पास यह अधिकार है। मतलब आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 जो कि अपने संविधान का मूल अधिकारों में भी मूल है, प्राण व देह की स्वतंत्रता। ठीक है, तो प्राण व देह की स्वतंत्रता भी इस व्यक्ति व नागरिक को दोनों को प्राप्त है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, आर्टिकल 23 एंड 24। इसके अलावा विशिष्ट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजन या फ्रीडम किसकी, रिलीजन की, ठीक, वो है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। और एक संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर और एजुकेशनल रिलेटेड राइट्स जो कि 29 और 30 के अंदर आते हैं, वो भी व्यक्ति व नागरिक को प्राप्त है। यानी कि अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14, इसके अलावा आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, दैट इज ये किसको मिले हुए हैं? ये हमारे यहाँ पर व्यक्ति और नागरिकों दोनों को मिले हुए। अन्य सभी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब ये अगर दोनों को प्राप्त है, और देखो अधिकार क्या होता है, अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलते, वो किसी कंपनी या वो किसी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या फिर किसी परिषद या फिर कोई भी मतलब जो कि फंडिंग द्वारा किसी भी जैसे व्यापारिक कोई भी उद्देश्य से कोई संस्था हमने स्थापित करी उसको भी अधिकार मिलते हैं। उसका भी अपना संविधान होता है, उसका भी अपना प्रोटोकॉल होता है, उसका भी अपना कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसका भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये देखो कि यह अनुच्छेद किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति या नागरिक को कंपनी या परिषद, याद रखना कंपनी या परिषद को भी मिलता है, उसके विरुद्ध मनमाने एक चीज रखना, अंडरलाइन दिस, मनमाने और अतिरिक्त दंड, ठीक, शेष संरक्षण देता है, शेष संरक्षण देता है। अब एक्चुअली में है क्या इसमें? देखो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया आर्टिकल 20 के बारे में। एक्चुअली में आर्टिकल 20 किसकी बात करता है? आर्टिकल 20 तीन चीजों की बात करता है। इसके अंदर आर्टिकल 20 के सब क्लोज नंबर 3 है, 3 सब क्लोज है इसमें। 3 सब क्लोज में सबसे पहला कहता है कोई पूर्वोपद या कानून में प्रभाव नहीं। देखो इसके अंदर वह क्या बात करता है, देखो यहां तक समझ में आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद नंबर 20 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? कोई पूर्व पद या कानून प्रभाव में नहीं। इसका क्या मतलब है? कोई भी अपराधी जिसने वह अपराध किया है, anyone who is accused at the time there is no law of time accused। इसका मतलब क्या है कि जिस समय उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया, अगर उस समय उसके ऊपर कोई भी दंड वाला कानून अगर नहीं है तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? पहले से कोई कानून होना आवश्यक जरूरी है, यानी कि अपराध केस में कानून होना जरूरी है। अपराध केस में क्या होना जरूरी है? कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, मान लो कि और भूतलक्षी विधि
एक चीज याद रखना, क्या? भूतलक्षी, भूतलक्षी, भूतलक्षी विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इट इज कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यह क्या बात करता है? यह बात करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी विधि बनाकर उसको दंडित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि संसद द्वारा भूतलक्षी विधि बनाकर दंडित नहीं किया जा सकता, दंडित नहीं किया जा सकता। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने मान लो 2 साल पहले कोई अपराध किया है और वर्तमान सरकार को ऐसा लगा कि, या फिर किसी भी मतलब ऐसा लगा कि अब उसके ऊपर कानून बनाना जरूरी है, जैसे कि किसी व्यक्ति ने मान लो कि किसी के घर से टेलीविजन चोरी कर लिया, ठीक, तो पहले टेलीविजन के ऊपर क्या था, भी मान लो कुछ भी कानून नहीं था, भी अगर कोई टेलीविजन चोरी कर लेता है तो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। लेकिन अब संसद को ऐसा महसूस हो गया कि टेलीविजन चोरी करने के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना कर देते हैं, या फिर उसको 1 साल के लिए जेल के अंदर डाल देते हैं, या फिर दोनों कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, उसने अब विधि बनाई और क्या किया, उसको 2 साल पहले से लागू कर दिया। उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी किसी विधि को आज लागू करके और उसको 2 साल पहले के अनुसार चलाना। जैसे कि अपने यहाँ पर एनपीटी साइन हुआ था, नॉन प्रोलिफेरेटरी ट्रीटी, जिसके अंदर आप सभी को पता होगा कि भारत की अपनी एक न्यूक्लियर पॉलिसी है। तो मतलब जो पश्चिमी या पाश्चात्य देशों में या फिर न्यूक्लियर पावर जितने भी देश है, उन्होंने क्या किया था कि P5 के अलावा ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जो अपने यहाँ पर परमाणु अधिकार बनाएगा, और ऐसे में उन्होंने एनपीटी लाए थे वो। तो भारत को बाध्य किया, तो वो क्या थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ थी। वो कब आई थी, 1970 के अंदर तो बनाई गई थी, और लागू कब की थी, लागू कब से की थी, 1967 से की थी। तो वो थी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। लेकिन इस मामले में कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उसको अब विधि बनाकर उसके 2 साल पहले के अपराध को अब दंडित करेंगे, वह क्या है, वर्जित है। भूतलक्षी विधि क्या है, इसमें वर्जित है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आया समझ में? अपराध के समय कानून होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और संसद क्या है, भूतलक्षी विधि बनाकर किसी भी अपराधी को दंडित नहीं कर सकता। उसके द्वारा 2 साल या फिर जितने भी समय किए गए जो भी कुकर्म है या फिर जो भी कर्म है, उसके अनुसार भूतलक्षी विधि बनाकर उसको बाद में दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आप इसमें कर सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूं, अपराध के दौरान, वही चीज है ये, अपराध के दौरान विद्यमान विधि वह उसमें उल्लेखित दंड के अनुसार ही दोषी को दंडित किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, अब देखो, कोई भी पूर्व कानून प्रभाव में नहीं होना चाहिए। सिंपल सा मतलब ये कि अपराध किया उस समय उस कानून को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस समय अगर वह विधि विद्यमान है और उसके अनुसार अगर 2 साल की सजा है, तो आप उसी के अनुसार सजा देंगे, उसको आप अतिरिक्त सजा नहीं दे सकते। यही चीज हमें बताता है। देखो इसके अंदर क्या थी, मैंने आपको आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 को समझाया। उसके अंदर क्या है कि कोई भी पूर्वपद कानून प्रभाव में न हो। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जिस समय उसने अपराध किया उस समय विद्यमान विधि था, उसके अनुसार उल्लेखित दंड, उसमें जो उल्लेखित दंड है वही उसे मिलना चाहिए। इसके अलावा उसे अन्य दंड नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा संसद किसी भी भूतलक्षी विधि को बनाकर किसी भी व्यक्ति को 2 साल पहले या 3 साल पहले किए गए कर्म या फिर कोई भी सजा योग्य कार्य को के अनुसार उसे दंडित नहीं कर सकती। ये था आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं डबल जियो कॉन्डी की। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 दैट इज कॉल्ड डबल जियो कॉन्डी इज रेस्ट्रिक्टेड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को दोहरी सती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या है
कि किसी भी व्यक्ति मतलब नागरिक भी और व्यक्ति भी को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित या फिर प्रोहिबिटेड अभियोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जिसने एक अपराध किया है उसको एक से अधिक बार उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा या फिर कटघरे में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह बात किस पर लागू नहीं होती? प्रशासन पर लागू नहीं होती। प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ठीक है, तो आईएएस का 2 बार हम तबादला भी कर सकते हैं, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं। ये तो मतलब राजनीतिक मसला है, लेकिन आर्टिकल 20 का सब क्लोज 2 यह बात करता है। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लोज 3। आर्टिकल 20 का सब क्लोज 3 क्या बात करता है? स्वयं अभिशासन, ये संवैधानिक भाषा है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना, स्वयं अभिशासन नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गवाही अपने विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता, वह अपने विरुद्ध गवाही दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह अपने विरुद्ध गवाही देकर अपनी सजा कबूल करे। मतलब क्या है कि अपने विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता। मतलब जैसे कि एक ही बात को लिखने कई तरीके हैं। मतलब बाध्य कर किसी व्यक्ति की सजा कबूल करवाना नहीं करवा सकते। इसका सिंपल सा मतलब ये क्या बात करता है कि किसी व्यक्ति को बाध्य करके हम उसकी सजा कबूल नहीं करवा सकते। उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम अपने विरुद्ध गवाही दो। यानी कि यह स्वयं अभिशासन पर रोक लगाता है कि कोई किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने। लेकिन एक बात समझो आप कि मान लो उसके फिंगरप्रिंट मिल गए, जिसने अपराध किया वहां पर उसके फिंगरप्रिंट मिल गए, या फिर कुछ ऐसे मतलब हमें प्रमाण मिल गए जिसके कारण उसका अपराध वहां पर सिद्ध होता है। फिंगरप्रिंट मिल गया या फिर कोई फोटो मिल गई या फिर वीडियो शूट वगैरह कोई कुछ मिल गया या फिर मतलब कुछ अन्य जो भी हमें प्रूफ मिलते हैं जिसके ऊपर हम मान सकते हैं कि अपराधी वही है, तो क्या उसे स्वयं अभिशासन नहीं किया जा सकता? क्या वह अपने विरुद्ध हुआ है? इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है फुटप्रिंट मिलना या फिर कोई भी फोटो मिलना। यह किस बात का प्रमाण है कि उसने अपराध किया है? ऐसे में उसके ऊपर वह अपराध सिद्ध होता है तो उसको अपनी गवाही कबूल करनी पड़ेगी। ठीक है ना? आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 20 समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं आर्टिकल नंबर 21 जो कि अपना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 और इसमें 2 क्लास लग जाएगी। एक क्लास आज वाली में कुछ बता दूंगा, अगली क्लास में आपको कुछ बता दूंगा। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आज मैं आपको इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि इसके लिए मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए, इसके लिए लैंडमार्क डिसीजन क्या क्या है, लेकिन मैं आपको इसकी सैद्धांतिक भाषा बता दूंगा। प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता, राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको देखो सबसे ज्यादा विस्तारित अधिकार, सबसे ज्यादा विस्तारित अधिकार किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा सबसे अधिक विस्तारित अधिकार। यही भारतीय लोकतंत्र को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। यह क्या बनाता है? देखो इसका महत्व क्या है? इस राय का सिंपल सा महत्व है भारतीय आधुनिक लोकतंत्र को क्या बनाता है? लोकतंत्र को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। अब मजबूत कैसे बनाता है?
यही अधिकार व्यक्ति को गरिमा में जीवन व प्रतिष्ठा का जीवन, प्रतिष्ठा का जीवन, या फिर ऐसे सिंपल आप प्रतिष्ठा बोल सकते हो, प्रतिष्ठा का जीवन देता है। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति पशु नहीं है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को पशु बनाने के ऊपर रोक कौन सा अधिकार लगाता है? प्राण व देह की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, अपने जीवन को गरिमामय जीवन का जीने का अधिकार है। उसकी भी कोई प्रतिष्ठा है, उसकी भी कोई रेपुटेशन है। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ एंड डिग्निटी में होनी चाहिए कि आप किसी कि कोई अन्य व्यक्ति आपके अधिकारों का आनंद नहीं कर सकता, वो इसी के जरिए आपको मिलेगी। और सबसे ज्यादा विस्तारित और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह अधिकार क्या है? मूल में भी मूल अधिकार है। मूल में भी मैं आपको इसकी विशेषताएं बता रहा हूं। ये क्या है? इसकी विशेषता है मूल में भी मूल, जो भूमिका में आपको काम देगी। जैसे भूमिका में कैसे काम देगी? अगर जीवन के अधिकार के ऊपर कोई भी मतलब आ जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो उसकी भूमिका लिखनी होगी। इंट्रो में हम क्या बताएंगे? भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 में सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट द्वारा विस्तारित व मूल में भी मूल अधिकार हमें जीवन का अधिकार प्राप्त है, जो कि क्या है? भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को गरिमा में जीने का अधिकार देता है। ऐसा हम तो इसके अंदर भूमिका में यूज कर सकते हैं। इस तरह की लाइन में आपको भूमिका के लिए बताता हूं। अब इसके सिद्धांतिक प्रोविजन क्या है वो आप और देख लीजिए। अब मैं देखो आर्टिकल 21 में क्या कहता है, सिद्धांतिक भाषा क्या है इसकी, कि किसी भी व्यक्ति को प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है? उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, वह क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, मतलब उसकी निजता, मतलब उसकी पर्सनल लिबर्टी क्या है, मतलब क्या है? उसके जीने का अधिकार। सिंपल सा मतलब ये है। को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी विधि बना दी, जैसे आईपीसी हो गया, उसके तहत अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 में आईपीसी की धारा 498 के तहत अगर किसी महिला के साथ कोई भी घर के ऊपर कोई भी मतलब पीड़िता सा व्यवहार किया जाता है, पीड़ित के रूप में व्यवहार किया जाता है, तो वह सीधा मतलब क्या है? वो विधि बनाकर विधि द्वारा उस प्रक्रिया को स्थापित कर दिया और उसके अनुसार उसे दंड मिल रहा है। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति अपराधी हो जाता है तो उसे फांसी देनी है, तो किसके द्वारा दी जाएगी? विधि। यानी कि विधि क्या है? सर्वोच्च है। सिंपल सा मतलब है। भारतीय संविधान में विधि का शासन है, न कि व्यक्ति का शासन है। तो इसका मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? देखो उसके द्वारा दंडित किया जाता है। अब सवाल क्या उठता है और मुद्दा कहां से आता है? मुद्दा तब उठता है जब प्रसिद्ध अरुण कुमार गोपालन, कौन? अरुण कुमार गोपालन द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्टिकल 32 के तहत 6 प्रकार की रिट मिलती है, वो रिट दायर की जाती है। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? संविधान की व्याख्या करना। वह संविधान की व्याख्या करता है। हमारा विवाद निवारण तंत्र संविधान की व्याख्या करता है, संविधान को सूक्ष्म रूप से पढ़ता है। तो उसके अंदर क्या था? देखो उसने यहाँ इसको मतलब दोबारा से डिफाइन किया। इसको डिफाइन करने के लिए मांग उठी। तो एक्चुअली में हमने ये क्या, इसका मतलब क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिंपल सा मतलब ये है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार दंडित किया जाएगा। अब वह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह सही हो, मनमानी हो, संवैधानिक हो, संविधि हो, या फिर कुछ भी हो, उसके बारे में हमारे संविधान में कुछ भी नहीं बताया। हमने लिए क्या से? यूएसए से लिया। लेकिन यूके में क्या है? विधि द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया है। यही चीज हमें अपनानी चाहिए थी, हमने यहाँ पर गलती कर दी। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया गलत भी तो हो सकती है या फिर परिस्थितियों के अनुसार चेंज भी तो हो सकती है। मान लो कि कोई भी ऐसा कानून जो अंग्रेजों के समय तो भारत के ऊपर प्रासंगिक था, लेकिन अब उसका कोई अगर आज लागू कर दे तो ऐसा कोई, जैसे कि आज मैं बात करता हूँ जैसे पत्र भेजना, किसी समय तो वह बहुत ज्यादा मतलब इतना चलन में था, लेकिन आज तो टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, मतलब इतनी टेलीमीडिया आ गई है अपने दौर के अंदर, इतना वर्तमान संचार का द्रुत संसाधन के रूप में अपना जो जन संचार माध्यम है वो उभर कर आ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो देश काल वैसे के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार उस देश पर मतलब सही रूप से जमती नहीं है, तो क्या वह सही होगी? वही चीज थी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दो तरीके की हो सकती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। देखो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दो तरीके की हो सकती है। मनमानी भी हो सकता है सरकार मनमानी करने लग जाए, और एक हो सकती है संविधि। संविधि क्या विधि, मतलब जिसे संसद द्वारा बनाया जाए। ठीक है, तो यहीं पर प्रसिद्ध गोपालनवाद आता है, जो कि 1950 में आया था। कब आया था? 1950 में। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की दोबारा व्याख्या की थी, लेकिन वहीं से सुप्रीम कोर्ट की मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का काला अध्याय शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि वह आर्टिकल 21 की यह व्याख्या जो सही होनी चाहिए थी वह करने में असफल रही। यानी उसने आर्टिकल 21 की कौन सी व्याख्या की? सूक्ष्म व्याख्या की। ठीक है, अब गोपालन कौन थे? प्रसिद्ध साम्यवादी नेता थे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि गोपालनवाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने, आपको हमेशा लैंडमार्क डिसीजन याद रखने हैं। आज मैं आपको लास्ट में यहाँ पर बता दूं कि गोपालनवाद में क्या क्या डिसीजन दिए। कल अपना हैबियस कॉर्पस केस आ जाएगा, और इसी के साथ में मेनका गांधीवाद, इसी के साथ जीवन का अधिकार समाप्त होगा। प्रशासनिकता क्या है, इसकी महत्व क्या है, तो वो मैं आपको इसके साथ में बता दूं। फंडामेंटल राइट के महत्व क्या है। अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान के अंदर जीवन के अधिकार के महत्व को समझाते हुए बताइए कि यह मूल में भी मूल क्यों है, या किसी भी व्यक्ति के गरिमा के जीवन को किस प्रकार सपोर्ट करता है। विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्वेश्चन का ट्रेंड किस तरह रहता है, उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब गोपालनवाद में क्या हुआ देखिएगा नेक्स्ट सेक्शन में। अब गोपालनवाद में जीवन के अधिकार का क्या किया, संकीर्ण व्याख्या की, और क्या कहा कि जैसे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी भी हो सकती है और संवैधानिक भी हो सकती है, संवैधिक हो सकती है। इसको संसद अपने द्वारा क्या कर दे, पास कर दे, पारित कर दे, और उसके ऊपर कानून बना दे। अब बात क्या हुई, अब एससी ने क्या किया 1950 के अंदर गोपालनवाद में उसकी रूढ़िवादी व्याख्या की। किसकी? आर्टिकल 21 की। मतलब क्या था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानी भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है जो संसद विधि बनाए वह मनमानी भी हो या फिर वो गलत भी हो, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन का अधिकार छीना जा सकता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पर रूढ़िवादी व्याख्या कर दी, संकीर्ण व्याख्या कर दी। क्या व्याख्या की कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के बारे में कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब क्या है, व्यक्ति के शारीरिक अंगों की रक्षा। मतलब वहां पर गरिमा में जीवन का अधिकार की बात नहीं, सिर्फ व्यक्ति को क्या हो कि उसके ऊपर कोई भी शारीरिक या फिर उसके ऊपर कोई भी हमला न करे जिससे उसका कोई नुकसान हो, शारीरिक नुकसान हो या फिर उसका मानसिक नुकसान हो। ठीक है, उसकी रक्षा, शारीरिक अंगों की रक्षा, उसके ऊपर बाहरी हमलों कोई उसके ऊपर हमला न करे। या ठीक यहाँ पर उसने क्या बताया कि प्राण व देही की स्वतंत्रता, जो प्राण व देही की स्वतंत्रता से मतलब उसके जीवन में क्या शामिल है, सिर्फ उसका जो निजी जीवन है उसका संरक्षण कौन देता है, यह अधिकार देता है। ठीक है, इसके लिए इसने क्या कहा कि अगर सुप्रीम इसका संसद है ना, अगर वो मनमानी हिरासत में लेती है किसी भी व्यक्ति को, या फिर उसके ऊपर मनमानी कोई भी प्रक्रिया थोपती है जिसके कारण उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या है, इसको सही माना। लेकिन इसका मतलब क्या था, इसका सिंपल सा मतलब ये था कि अगर मनमानी हिरासत में, अगर संसद द्वारा कोई भी कानून उसे अगर मनमानी हिरासत में लेता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो अधिकार उसके लिए क्या होगा, प्रेफर होगा, सबसे ऊंचा होगा। लेकिन अगर मान लो संसद ने ऐसी विधि बना दी जो मनमानी नहीं थी लेकिन क्या थी, मतलब जरूरी थी, जीवन के अधिकार का हनन कर रही है, तो वो विधि लागू भी होगी। मतलब क्या था, संकीर्ण व्याख्या, यही थी संकीर्ण व्याख्या। क्या कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दंड मिलेगा तो वह विधि के अनुसार मिलेगा, और विधि कौन बनाएगा, हम सभी को पता है हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी संसद है, तो विधि संसद बनाएगी, तो संसद के पास अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन को संसदीय विधि द्वारा समाप्त नहीं कर सकता। अब मनमानी क्या है, समाज का सबसे ऊंचा वर्ग भी किसी व्यक्ति की मनमानी हिरासत में या फिर उसके साथ गलत कर सकता है उसके विरुद्ध, यानी कि निजी जीवन के लिए तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि उसको संरक्षण मिलता है। लेकिन अगर संसद कोई विधि बना देगी ना तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, यानी संसदीय विधि के द्वारा जीवन के अधिकार को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यानी कि संसदीय या संवैधानिक विधि के प्रति कोई संरक्षण नहीं दिया, मनमानी हिरासत के विरुद्ध संरक्षण दे दिया। अब इसका कारण क्या था, और इसके अलावा एक दो लाइन और भी कही थी। अस्वीकार करने का कारण क्या था, देखिए अस्वीकार करने का कारण यह था कि
एसी ने कहा कि संसद क्या है, संसद सर्वोच्च है। संसद क्या है, सर्वोच्च है। वह फंडामेंटल राइट्स को विधि द्वारा या फिर विधि बनाकर, अन्य विधि बनाकर समाप्त कर सकती है। और यह भी कहा कि आर्टिकल 14, 19 व 21 तीनों अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। अब संबंध क्यों नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्या किसी व्यक्ति का बोलना उसके जीवन के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि आर्टिकल 14 और 19 और 21 के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये क्या मतलब हुआ भाई, मतलब संकीर्ण व्याख्या कर दी यहाँ पे। अब इसी के बाद में क्या आता है, एक एडीएम जबलपुर वाद हो जाता है। वहां पर कोई भी एडीएम होता है वो ऐसे मनमानी हिरासत किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, मतलब शिवकांत शुक्ला के साथ कुछ ऐसा होता है तो वह भी रिट दायर होता है। तो उसके पश्चात वहां पर यही व्याख्या या फिर एक और व्याख्या सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार की देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का काला अध्याय बोलते हैं, एसी का काला अध्याय। इसके बाद में और केस आता है जिसका नाम था मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद, यहीं से जनहित याचिका, क्या, पब्लिक लिटिगेशन, PLI, पब्लिक लिटिगेशन, ठीक, यहीं से शुरुआत होती है। यहीं पे इसका बहुत ज्यादा विस्तार किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, वकील करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A इसमें ऐड किया गया। तो कल मैं आपको इसका पूरा ब्रीफली ओवरव्यू दूंगा कि एसी का काला दे गया। सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है कि एसी सुप्रीम कोर्ट की प्रवर्तित भूमिका, देखो यहां पर तो इसने कुछ ही केस दिया, और आज हम सुप्रीम कोर्ट के महत्व को देखते हैं। तो आज वह पर्यावरण पर बोल सकती है। तो क्या हमने स्वतंत्रता, मतलब जो न्यायपालिका थी वो स्वतंत्र चुनी थी या फिर सर्वोच्च चुनी थी? सर्वोच्च तो संसद है। तो क्या हर जगह न्यायपालिका का एंटी करना, जैसे कि दिल्ली में पटाखों पर बैन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, अरे आपको किसके लिए दिया है? यहाँ पे आपको कौन से अधिकार और आप बोल किस पे रहे हो? तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दायरा प्रवर्तित होता जा रहा है? कल मैं इसी क्वेश्चन पर जिक्र करूंगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे एक नोट्स भी आप इसके बना सकते हो और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको कंप्लीटली पॉलिटी कराऊंगा। इसके बाद में जियोग्राफी का और हम इशू भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। तो कृपया करके प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।